1.5 करोड़, 1.5 करोड़ 1.5 CR का गिव अवे हम करने वाले हैं। कहां पे? रियल 11 एप्लीकेशन के अंदर। अच्छा, कब? आज से ये शुरू हो रहा है। एकदम डिटेल एक वीडियो बना के, अलग से 3-4 मिनट का वीडियो बना के ना मैं डाल दूंगा चैनल पे, आप जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि आज से ही वाइटलिटी ब्लास्ट के मैचेस शुरू हो रहे हैं, तो आज से ही ये अनाउंस करना जरूरी था। ये टोटल जो वर्ल्ड कप खेला जा रहा है प्लस वाइटलिटी ब्लास्ट, दोनों का एक साथ एक गिव अवे चलेगा इसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऑटोमेटिकली आप इस गिव अवे का हिस्सा बन जाएगा। आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप रियल 11 को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यहाँ पे खेलना शुरू कर दीजिए बस। अब यहाँ पे 67% सिलेक्शन वाले सैम करन तो खेलेंगे नहीं, विल जैक्स 60% सिलेक्शन, ये भी नहीं है। बॉलिंग सेक्शन में टॉपले 56% सिलेक्शन, ये भी कहाँ खेलेंगे। बाकी ओटले बर्टमैन स्क्वाड में ही नहीं है, 50% से ज़्यादा लोग लेके बैठे हैं। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं ना, यहाँ पे क्रिस वुड का सिलेक्शन 8% है। शुरुआत में 2 ओवर डालेंगे, डेथ में 2 ओवर डालेंगे। बॉलिंग फर्स्ट में अगर आप छोड़ते हो तो आपका तो शामत आया। जॉन टर्नर अगर इस मैच में खेलते हैं, रीसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, प्लस पिछले साल वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर, कोई नहीं लेके आ रहा, ध्यान दीजिएगा। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं, यहाँ पे जेसन रॉय 90% सिलेक्शन, बट इनका रीसेंट फॉर्म देखेंगे आपको हैरानी होगा कि ये बंदा जो परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, इसको 90% लोग लेके कर क्या रहे हैं। क्या हमें आज इनको लेना चाहिए या फिर सीवीसी बनाना चाहिए? अब देखो, ओले पॉप सड़ी का कैप्टनशिप करेंगे, परसेंटेज कितना है? 7%। बताओ। निक गबिन्स रिसेंटली डोमेस्टिक में इनका पर फॉर्म देखोगे ना, आप बोलोगे कि ऐसा परफॉर्मेंस कर रहा है, फिर भी जेसन रॉय को लोग 90% ले रहे हैं और निक गबिन्स को लोग ले ही नहीं रहे। बताओ। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है, वीडियो को पूरा देखिएगा। एक एक प्लेयर के बारे में आपको पता चलेगा, मैं आपको स्क्वाड दिखाऊंगा जो ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है, प्लस दोनों टीम्स का प्लेइंग 11, हर एक प्लेयर का रीसेंट फॉर्म एंड बाद में कॉम्बिनेशन भी डिस्कस करेंगे। एंड टेलीग्राम पे जुड़ना मत भूलिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जो भी फाइनल कॉम्बिनेशन होगा हमारा, हम टेलीग्राम पे शेयर करेंगे। टॉस के बाद जो भी चेंजेस होगा वहां पे हम डिस्कशन करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा। अब T20 इंटरनेशनल मैचेस के बारे में बात करेंगे तो रोज बाउल साउथहैम्पटन के अंदर ना लास्ट टाइम जुलाई 2022 में कोई T20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला गया था, जहां पे इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका ने पार्टिसिपेट किया था। बैटिंग फर्स्ट करने वाला टीम जीता था। उसके पहले इंग्लैंड इंडिया के बीच में एक T20 इंटरनेशनल मुकाबला हुआ था, वहां पे भी 50 रन से बैटिंग फर्स्ट करने वाला टीम जीता। यहाँ पे इंग्लैंड एंड श्रीलंका के बीच में मुकाबला हुआ, 89 रन से बैटिंग फर्स्ट करने वाला टीम जीता। T20 इंटरनेशनल मैचेस के बारे में अगर बात करेंगे, लास्ट तीनों मैचेस बैटिंग फर्स्ट करने वाले टीम जीते हैं। यहां पे ना एक पर्टिकुलर पैटर्न आपको देखने को मिलता है। बैटिंग फर्स्ट करते हुए टीम 180 के ऊपर, 190 के ऊपर कर देता है, और बैटिंग फर्स्ट करने वाले टीम में से टॉप ऑर्डर से ले लो या फिर मिडिल ऑर्डर से 2-3 प्लेयर मिल मिला के चल जाते हैं। एंड सेकेंड इनिंग के अंदर टॉप ऑर्डर से कोई खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाता, फिर मिडिल ऑर्डर में एक आधा पारी आएगा और टीम 100-120 के अंदर निपट जाएंगे। सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स का रोल थोड़ा बहुत गेम में आता है, जैसे कि यहाँ पे शमशी ने 5 विकेट निकाला, केशव महाराज ने 2 विकेट निकाला, बट ओवरऑल ना पूरे मैच में पेसर्स का डोमिनेशन तीनों ही मैच में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी देख लो, इंडिया 198 बनाया, सेकेंड इनिंग में इंग्लैंड 148 पे फिनिश हो गया। सेकेंड इनिंग के अंदर हार्दिक पांड्या का 4 विकेट था, अर्शदीप का 2 विकेट था, यूजी 2 विकेट निकाले थे, हर्षल पटेल का 1 एंड भुवी का 1 विकेट रहा था। एंड टॉप ऑर्डर से देख लो, कोई खास परफॉर्मेंस नहीं। जेसन रॉय 4 रन पे आउट, बटलर 0 रन पे आउट, डेविड मलान सिर्फ 21 कर पाए थे मरमर के, लिविंगस्टन भी 0 पे आउट। टॉप ऑर्डर नहीं चलते हैं सेकेंड इनिंग के अंदर मोस्टली। सिमिलरली थर्ड मैच में भी वही हाल है। बैटिंग फर्स्ट करते हुए इंग्लैंड 180 किया, जहां पे टॉप ऑर्डर से फर्स्ट इनिंग में परफॉर्मेंस आया एंड टोटल चमीरा ने 4 विकेट निकाला, बिनोड़ा फर्नांडो पेसर 1 विकेट, उदाना 1 विकेट। बाकी सेकेंड इनिंग में जब चेस करने का बारी आया, श्रीलंका 91 पे ऑल आउट, कारण टॉप ऑर्डर से चारों ही बैटर नहीं चले, इवन पांचवा भी कुछ खास ही नहीं चला। फिर नीचे से आएंगे, डेविड विली का 3 विकेट, सैम करन का 2 विकेट, बाकी क्रिस वोक्स, जॉर्डन का 1-1 विकेट था, लिविंगस्टन एंड मोइन अली बीच में से आके
एक एक विकेट लेके चले गए। ओवरऑल पेसर्स ही डोमिनेट करते हैं इस वेन्यू पे। शुरुआत में आपको सीम एंड स्विंग मूवमेंट देखने को मिलता है, उस सीम एंड स्विंग मूवमेंट को अगर संभाल नहीं पाए तो टीम फर्स्ट इनिंग में भी कोलैप्स हो सकते हैं। बट जनरली क्या देखा जाता है, अगर फर्स्ट इनिंग में आप 180 185 के ऊपर बोर्ड पे टांग देते हैं, सेकेंड इनिंग में टीम अंडर प्रेशर आते हैं एंड स्पिनर्स को अगर गेम में आना हुआ वो सेकेंड इनिंग में ज़्यादा आता है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब पिछले साल के वाइटलिटी ब्लास्ट के मैचेस आप उठा के देखेंगे जो द रोज बाउल साउथहम्पटन के अंदर खेला गया था, वहां पे आपको थोड़ा सा अलग स्टोरी देखने को मिलेगा। ऐसे कैसे? अब तक हमने क्या देखा कि बैटिंग फर्स्ट करने वाला टीम जीत रहा था ना इंटरनेशनल मैचेस के अंदर, बट वो इंटरनेशनल मैचेस थे। यहाँ पे जब लीग क्रिकेट होता है ना, बैटिंग फर्स्ट करने वाला टीम उतना नहीं जीतता, बैटिंग सेकंड करने वाला टीम जीतता है, ऐसा देखा गया है स्टैटिस्टिकली। ऐसे मैं कैसे कह सकता हूं? पिछले साल वाइटलिटी ब्लास्ट में इस वेन्यू पे टोटल 8 मैचेस खेले गए थे, जिनमें से 6 बार बैटिंग सेकंड करने वाला टीम जीता, मतलब चेजिंग साइड जीता। ऐसा क्यों? क्योंकि जो टीम बैटिंग फर्स्ट किया ना, आप मानोगे नहीं, 100 यहाँ पे 140 130 इतना तक ही कर पाए, क्योंकि शुरुआत में इतना अच्छा सीम एंड स्विंग मूवमेंट होता है और ये है ज़्यादातर डोमेस्टिक के प्लेयर्स, तो ये ऑल आउट हो जाते हैं बैटिंग फर्स्ट करते हुए, प्रेशर को झेल नहीं पाते, इनिशियल स्विंग को खेल नहीं पाते। तो सेकेंड इनिंग में अगर 140 टारगेट होगा या फिर 130 प्लस टारगेट होगा, आसानी से यहाँ पे चेज हो जाता है। इवन 150 भी 5-6 विकेट गिरेगा सेकेंड इनिंग के अंदर, चेज हो ही जाएगा। अगर आप 180 185 के ऊपर करते हैं, 190 प्लस करते हैं, फिर जाके सेकेंड इनिंग में यहाँ पे डिफेंड होता है। ठीक है, तो ये पैटर्न आपको ध्यान में रखना है। ये है डोमेस्टिक के मैचेस, और जो भी कैप्टन टॉस जीतेंगे बॉलिंग फर्स्ट ही करते हैं। क्यों? क्योंकि शुरुआत में इनिशियल स्विंग होता है और थ्रू आउट द मैच इस वेन्यू पे शायद एक लौता वेन्यू है जहां पे सीम मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। पेसर्स पूरे 40 ओवर के अंदर गेम में रहते हैं। ठीक है, यह है लास्ट मैच इस वेन्यू पे पिछले साल वाइटलिटी ब्लास्ट का। वॉर्सेस्टरशायर ने बैटिंग फर्स्ट किया, 100 पे ऑल आउट हो गए। सेकेंड इनिंग में हैम्पशायर 5 विकेट गिरा के 102 रन बनाए 16 ओवर के अंदर। स्कोर कार्ड देखेंगे, बैटिंग फर्स्ट करते हुए देखो, टॉप ऑर्डर से कोई खास चल ही नहीं पाया। ब्रेड डी ओलिवरिया से लेके जैक हेन, सैंटनर, एडम होजे, काशिफ अली, ब्रैड कॉक्स, कोई भी नहीं चल पाए टॉप 6। अब टॉप 6 जो आउट हुआ है, विकेट्स किन्होंने लिया है? पेसर्स ने। जॉन टर्नर पेसर, क्रिस वुड पेसर, क्रिस वुड, जॉन टर्नर, फुलर, नैथन एलिस, सारे विकेट पेसर्स की तरफ गए हैं। अब स्कोर कार्ड भी देख लीजिए, यहाँ पे क्रिस वुड का 2 विकेट, 7.7 का इकोनॉमी, जॉन टर्नर का 2 विकेट, जेम्स फुलर का 1 विकेट, नैथन एलिस टोटल 4 विकेट निकाल के गए थे उस मैच में, बेनी हावल का 1 विकेट। तो पेसर्स ने डोमिनेट किया था। जब सेकेंड इनिंग में चेस करने का बारी आया, यहाँ पे भी देखो टॉप ऑर्डर से बहुत कोई खास कंट्रीब्यूशन तो आया नहीं, यहाँ पे 25-25 करके, क्योंकि छोटा चेस था ना। सेकेंड इनिंग के अंदर स्पिनर थोड़ा बहुत गेम में आए। उसामा मीर लेग स्पिनर पाकिस्तान की तरफ से, ये 2 विकेट निकाल के गए थे। एडम फिंच जो राइटर मीडियम फास्ट है, वो 2 विकेट निकाल के गए थे। सैंटनर का 1 विकेट रहा था। तो स्पिनर अगर गेम में आ भी रहे हैं तो सेकेंड इनिंग में आ रहे हैं। ठीक है, जो पैटर्न मैंने आपको बताया, और ये क्वालिफायर का मैच था, ध्यान दीजिएगा, प्लेऑफ्स का मैच था ये। अच्छा, वेन्यू को अच्छे से समझने के बाद हम दोनों टीम्स के प्लेइंग 11 एंड स्क्वाड की तरफ आते हैं। दोनों टीम्स ने ही ऑफिशियली अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। ओली पॉप कैप्टनशिप करेंगे सरे का, सीन अबॉट है, गस एटकिंसन, रोडी बर्न्स, टॉम करन, जॉर्डन क्लार्क, लॉरी इवांस, स्पेंसर जॉनसन, डैन लॉरेंस है, जेसन रॉय, डॉम सिप्ले, जेमी स्मिथ विकेट कीपर बैटर, कैम स्टील एंड डैनियल वॉर्डल। ये है सरे का स्क्वाड। अब जो हैम्पशायर का स्क्वाड है वो भी आप देख सकते हैं, ऑफिशियल स्क्वाड है ये। जेम्स विंस कैप्टनशिप करने वाले हैं, टॉबी एल्बर्ट, लैम डॉसन, फुलर, गबिन्स, बेनी हावेल, एडी जैक। ये इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी नहीं आए हैं, रादर ये डेब्यू भी नहीं किए हैं वाइटलिटी ब्लास्ट में। अंडर 17 अंडर 18 के प्लेयर हैं। ठीक है, बेन मैकडॉर्मेट, माइकल नेजर, अली ओर, जॉन टर्नर, विदरली एंड क्रिस वुड है। ठीक है, अच्छा, सरे का प्लेइंग 11 एंड हर एक प्लेयर का रीसेंट फॉर्म देखेंगे ताकि प्लेयर्स को चूज करने में हमें ज़्यादा आसानी हो। रोडी बर्न्स के साथ जेसन रॉय ओपनिंग करेंगे। अगर जेसन रॉय नहीं खेलते हैं, उनके जगह डॉम सिब्ले खेल जाएंगे, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट। ठीक है, अब रोडी बर्न्स का रीसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है। रिसेंटली जो काउंटी मैचेस खेले हैं ना, मिडिल ऑफ मई तक, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। रिदम में है बंदा, डिफरेंशियल प्लेयर के तौर पे आप ट्राई कर सकते हैं। 33, 70, 40, 30,
113, 69, 75 बहुत अच्छे रिदम में है। जेसन रॉय हालांकि रीसेंट कुछ मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस तो नहीं कर पाए हैं, थोड़ा सा ऑफ कलर चल रहा है इनका भी। ओली पोप नंबर 3 पे बैटिंग करेंगे, कैप्टनशिप करेंगे, बहुत सेफ प्लेयर हैं, अजीबोगरीब शॉट नहीं खेलते, अपने विकेट का वैल्यू करते हैं एंड काफ़ी अच्छे कैचेस भी पकड़ते हैं, बाउंड्री पे फील्डिंग भी करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रॉस्पेक्ट हो सकते हैं, सिर्फ 7% का सिलेक्शन है, ठीक है। डैनी लॉरेंस रिसेंटली बहुत अच्छे रिदम में है, क्योंकि ये भी काउंटी में रन्स बना के आ रहे हैं, 2 बार 80s में, 1 बार 40 में, प्लस राइट आर्म ऑफ स्पिन भी डालते हैं, इंपॉर्टेंट होंगे। लॉरी इवांस रिसेंटली एक ही मैच खेले हैं काउंटी का, वहाँ पे 116 नॉट आउट किए थे डोमेस्टिक मैचेस में। उसके पहले कुछ खास मैचेस नहीं खेले थे काउंटी का, सीधा पीएसएल में खेले थे। पीएसएल में उनका परफॉर्मेंस बहुत खास नहीं था। टॉम करन आपको पता ही है, रिसेंटली आरसीबी के टीम में थे, बट एक भी मैच नहीं मिला आईपीएल के अंदर। उसके पहले ये बीबीएल में खेले थे, जहाँ पे कुछ ऐसा परफॉर्मेंस था। उसके बाद इंजर्ड भी हो गए थे, फिर आईपीएल में मौका मिला, बट एक भी मैच में प्लेइंग 11 में फीचर नहीं कर पाए थे। तो रीसेंट फॉर्म ये इनका बीबीएल वाला ही है, ठीक है। जेमिस स्मिथ रिसेंटली सो परफॉर्मेंस है, 172 है, 155 है, बट T20 फॉर्मेट में बहुत खास परफॉर्मेंस इनका नहीं रहा है, 22-23 का ही औसत है, ठीक है। सीन अबाउट थोड़ा बहुत बैटिंग, थोड़ा बहुत बॉलिंग से आपको परफॉर्मेंस दे सकते हैं। रीसेंट फॉर्म सो है, T20 फॉर्मेट में डेथ ओवर्स में आएंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लेना बनता है, प्लस बैटिंग भी कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे। गस एटकिंसन डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, रॉ पेस एंड रीसेंट फॉर्म भी सो है। जो 4 दिन के मैचेस खेले तो वहाँ पे बहुत खास कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस कौन किए थे रिसेंटली पता है? ये देखो, डैनियल वार्डल, जो 4 दिन के मैचेस काउंटी का खेल के आ रहे हैं ना, बहुत अच्छे रिदम में है, नए बॉल को हिलाते हैं एंड स्विंग करवाते हैं शुरुआत के 3-4 ओवर के अंदर। तो डैनियल वार्डल विद द न्यू बॉल खतरनाक हो सकते हैं सामने वाले टीम के लिए, ठीक है। स्पेंसर जॉनसन को इन्होंने साइन किया है और इस मैच में ये डेब्यू करने वाले हैं। रीसेंट फॉर्म आईपीएल में ठीक ही रहा था T20 फॉर्मेट के हिसाब से, 1 से 2 विकेट तो निकाल ही रहे बिट्स एंड पीसेस में, तो इनको आप ट्राई कर सकते हैं। बेंच में आपको कैम स्टील दिख जाएंगे, जो एक टॉप ऑर्डर के बैटर हैं, प्लस पार्ट टाइम लेग स्पिन करते हैं। जॉर्डन क्लार्क को जगह शायद ना मिले, अगर टॉम करन अगर नहीं खेलते हैं तो शायद उनके जगह जॉर्डन क्लार्क को मौका मिल जाए। राइट हैंड बैटर, राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलर, और यहाँ पे डॉम सिबले, जैसा कि मैंने बोला, अगर जेसन रॉय नहीं खेलते हैं स्टार्टिंग 11 में तो डॉम सिबले खेल जाएंगे। हैम्पशायर की तरफ आते हैं। हैम्पशायर की तरफ से जेम्स विंस के साथ अली ओड ओपनिंग करेंगे। अब हैम्पशायर इस मैच में होम टीम है, ध्यान देना, इनको ना अपने होम पे हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनके पास ऐसे पेसर्स हैं जो थ्रू आउट द मैच इनको गेम में रखता है एंड ओपोनेंट को ऑल आउट कर देता है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। पहले जेम्स विंस के बारे में बात कर लेते हैं। रिसेंटली डोमेस्टिक काउंटी मैचेस में बहुत अच्छे परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं, रिदम में है, आप सीवीसी ट्राई कर सकते हो। ये बैटिंग सेकंड में ज़्यादा अच्छा करते हैं। वही बात है कि शुरुआत में टीम को 120-30 पे ऑल आउट कर दो अपने पेसर्स के चलते, फिर सेकेंड इनिंग में आके आराम सुकून से चेस करो, तब जेम्स विंस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 30-40 करके जाते हैं आराम से, ठीक है। अली और रिसेंटली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, एक 126 के अलावा आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये बहुत एग्रेसिव प्लेयर हैं, उस एग्रेशन के चलते जल्दी आउट हो जाते हैं ज़्यादातर T20 मैचेस के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे तो इनिशियल स्विंग भी आपको देखने को मिलेगा, तो ओपनर्स एंड नंबर 3 के बैटर पे वैसे भी खतरा होता है पूरे मैच में, दोनों ही इनिंग के अंदर एंड सेकेंड इनिंग के अंदर तो मोस्टली, ठीक है। बेन मैकडॉर्मेट बैटिंग फर्स्ट करते हुए ऐसा परफॉर्मेंस आया था बैटिंग फर्स्ट का, रिसेंटली डोमेस्टिक में ऐसा परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं, ठीक ही है, आप ट्राई कर सकते हो सीवीसी के तौर पे, क्योंकि विकेट कीपिंग प्लस बैटिंग से आपको पॉइंट्स देंगे और टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं, ठीक है। टॉबी एल्बर्ट, अब इनका सेकेंड 11 के अंदर जो रिसेंटली सेकेंड 11 के मैचेस हुए हैं ना, मिड अप्रैल में आप मान के चलो, वहाँ पे कुछ ऐसा परफॉर्मेंस आया। सेकेंड 11 मतलब क्या, थोड़े से वीक टीम्स के सामने ये जब खेलते हैं तब उसको सेकेंड 11 बोला जाता है, और वहाँ पे थोड़े से तो वीक बॉलर्स होते हैं कंपैरेटिवली, जो आज आपको देखने को मिलेगा और जो आज ये फेस करेंगे, ठीक है। तो उनके सामने 114, 51, 30, 81, 57 ऐसा करके परफॉर्मेंस करके आ रहा है। निक गबिन्स, इनका भी रिसेंटली ना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है। अगर आपको टॉप ऑर्डर में दिखाना कि निक गबिन्स ओपनिंग कर रहे हैं, अली और नीचे खेल रहे, हो सकता है ऐसा। मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये देखते हुए अली और को ओपनिंग दिया है, और रिसेंटली अली और ओपनिंग भी किए हैं डोमेस्टिक मैचेस के अंदर। निक गबिन्स नंबर 4, नंबर 5 पे खेले हैं,
डोमेस्टिक मैचेस के अंदर। उसी को देखते हुए मैंने ये प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर बनाया है। अगर निक गमिंस ओपनिंग करते हैं, जो कि वो पहले करते थे, तो निक गमिंस को बिल्कुल रख लीजिएगा। इनका फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा, और ये पार्ट टाइम लेग स्पिन भी करके आपको दे सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो, ठीक है। जो वेदरली, ये भी रिसेंटली सेकेंड 11 के मैचेस ही खेले हैं। ये बेनी हावल, टॉबी अल्बर्ट, ये सारे सेकेंड 11 के मैचेस खेले हैं और सेकेंड 11 के सामने बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा है जो वेदरली का। एंड मिडिल ऑर्डर में आप हमेशा देखोगे, मैं पिछले साल भी मैं बोलता था कि हैम्पशायर के लिए सेवियर का काम करते हैं। जब टॉप ऑर्डर से कोई भी नहीं चलता, जो वेदरली नीचे से आके 50-60 कर जाते हैं एंड टीम को एक सेफ टारगेट तक लेके चले जाते हैं, 125, 135 ऐसे करके, क्योंकि टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो गया ना उस मैच में। बेनी हावल रिसेंटली सेकेंड 11 के सामने भी ना बहुत कोई खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाया है। जनरली हम देखते हैं सेकेंड 11 के सामने गुच्छे में विकेट लोग निकालते हुए आ रहे हैं, बट यहाँ पे ये वो काम कर नहीं पाए। एक बार 4 विकेट, एक बार 3 विकेट निकाले, बाकी बहुत कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। माइकल लेजार रिसेंटली डोमेस्टिक में ठीक ही परफॉर्मेंस किए हैं, ज़रूरत पड़ने पे बैटिंग भी कर सकते हैं। देखना पड़ेगा टॉस के बाद जब प्लेइंग 11 अनाउंस होगा इनका बैटिंग ऑर्डर कैसा है, कहाँ पे ये बैटिंग कर रहे हैं, उस हिसाब से इनको सीवीसी ट्राई करना है या नहीं वो डिसाइड करेंगे। लैम डॉसन रिसेंटली डोमेस्टिक मैचेस में बॉलिंग तो बॉलिंग, बैटिंग से भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इनको अगर इस मैच में प्रमोशन मिले विद द बैट, मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी नहीं होगा। ज़रूरत पड़ा तो लैम डॉसन अगर कोलैप्स हो गया ना, नीचे से आके ये सेवियर वाला भी काम कर सकते हैं, क्योंकि इनका बैटिंग से भी कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई चल रहा है। 81 किए हैं, 3 विकेट 4 विकेट निकाले हैं, मतलब 2 इनिंग होता है ना काउंटी मैचेस में, 4 दिन के मैचेस में। यहाँ पे 95 किए हैं, 1 विकेट 2 विकेट, यहाँ पे 35 प्लस 5 विकेट, बहुत अच्छे रिदम में है। जेम्स फुलर का वैसे बहुत कोई खास रिदम नहीं चल रहा, रिसेंटली डोमेस्टिक में बहुत कोई खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हैं। और क्रिस वुड भी बिट्स एंड पीसेस में परफॉर्मेंस किए हैं, बट ध्यान रखना अगर बॉलिंग फर्स्ट होता है, क्रिस वुड विद द न्यू बॉल विकेट्स निकालता है, ठीक है। और डेथ ओवर्स में भी इनका दो ओवर तो ज़रूर से होता है, लास्ट ओवर 20वां एंड उसके पहले 18वां या 17वां ओवर डालते हैं। क्रिस वुड बॉलिंग फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बात करेंगे हेड टू हेड मैचेस के बारे में। पिछले 5 में से 4 बार सर्रे जीता है जब भी इनका आमना सामना हुआ है। अब सर्रे पिछले 5 में से 4 बार कैसे जीत गया, ध्यान से देखिए। सर्रे 2 बार बैटिंग सेकंड करते हुए जीता है उनमें से। मैंने आपको अभी बताया कि हैम्पशायर जो है ना, वो खुद बैटिंग सेकंड करके जीतना, मतलब चेस करना ज़्यादा पसंद करते हैं, स्पेशली तब जब मैच उनके होम वेन्यू पे हो। आप ये सेकंड मैच अगर उठा के देखेंगे ना, ये वाला जहाँ पे 6 विकेट से सर्रे जीता था, कहाँ पे मैच हुआ था, साउथहैम्पटन के अंदर पिछले साल वाइटलिटी ब्लास्ट का इसी वेन्यू पे। हैम्पशायर बैटिंग फर्स्ट किया, या फिर मुझे कहना चाहिए सर्रे ने इनको बैटिंग फर्स्ट करने भेजा, सिर्फ 156 तक ही कर पाए। सेकेंड इनिंग के अंदर जब सर्रे आए, आराम से इस टारगेट को चेज डाउन कर दिए। वही बात है जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, 180 के ऊपर करो या फिर 190 के ऊपर करो, फिर जाके यहाँ पे डोमेस्टिक मैचेस में वाइटलिटी ब्लास्ट में टारगेट डिफेंड होता है, नहीं तो 150 155 तो चेज हो ही जाता है। हैम्पशायर के तरफ से उस मैच में बेन मैकडॉर्मेट 18 किए थे, एबॉट के सामने आउट हुए थे। जेम्स विंस 88 नॉट आउट किए थे। ये वेन्यू इनको बहुत ज़्यादा रास आता है। कैसे, वेन्यू स्टैट पे जब हम जाएंगे ना तब मैं आपको दिखाऊंगा। टॉम प्रेस्ट 33 किए थे, आज तो है नहीं। वेदरली नीचे से आके 9 रन ही कर पाए। बॉलिंग से देखेंगे तो यहाँ पे सीन अबाउट का 1 विकेट, गैस अटकिंसन 4 ओवर 1 विकेट, सुनील नारायण ये सब तो है नहीं अभी। सर्रे की तरफ से देखेंगे, सेकेंड इनिंग में जब चेस करने आए एक लौता बंदा चला, विल जैक्स 83 किया और नीचे से जेमी स्मिथ का 30 आया, काम खत्म हो गया। सेकेंड इनिंग में लैम डॉसन का 2 विकेट था, जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है। मेसन क्रेन का बहुत एक्सपेंसिव जाने के बाद 1 विकेट, बाकी क्रिस वुड का 1 विकेट था। ये लास्ट मुकाबला हेड टू हेड का जहां पे हैम्पशायर जीता था। अब हैम्पशायर कहाँ पे जीता था, केनिंगटन ओवल के अंदर। केनिंगटन ओवल एक हाई स्कोरिंग वेन्यू है जहाँ पे बॉलिंग फर्स्ट हैम्पशायर ने किया और सर्रे को एनी हाउ 124 के अंदर ऑल आउट कर दिया। जहाँ पे 200-200 बनते हैं, वहाँ पे सिर्फ 124 पे एक टीम को ऑल आउट कर देना, आप खुद ही समझ सकते हैं कि सेकेंड इनिंग के अंदर काम कितना आसान हो गया। आपको सिर्फ 125 ही चेस डाउन करना था। मैकडॉर्मेट एंड जेम्स विंस ने आके अकेले ही रफा दफा कर दिए काम। अब बॉलिंग फर्स्ट करते हुए देखेंगे तो यहाँ पे क्रिस वुड का 3 विकेट था। मैंने आपको अभी बताया क्रिस वुड को बॉलिंग फर्स्ट में छोड़ने का नहीं, स्पेशली साउथहैम्पटन के अंदर। जॉन टर्नर 4 ओवर 3 विकेट, नैथन एलिस 4 ओवर 3 विकेट। अब नैथन एलिस इस पर्टिकुलर जो फ्रेंचाइजी है ना, क्लब बोल लीजिए, फ्रेंचाइजी हैम्पशायर, उनके साथ नहीं खेलेंगे क्योंकि उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, इनके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं करा गया है, तो इसलिए नैथन एलिस
इस पर्टिकुलर मैच का हिस्सा डेफिनेटली नहीं रहेंगे एंड पूरे सीजन का हिस्सा नहीं रहेंगे हैम्पशायर की तरफ से। अब ये देखिए, ये है 2022 का एक हिट टू हिट मैच। कहां पे खेला गया? फिर से साउथहैम्पटन के अंदर, जहां पे बैटिंग सेकंड किन्होंने किया? सर्रे ने। मैच क्या हुआ? जीत गए। हैम्पशायर को बैटिंग सेकंड करने ही नहीं दिया अपने होम वेन्यू पे। बहुत कुछ टॉस पे भी डिपेंड करेगा, ध्यान दीजिएगा। हैम्पशायर बैटिंग फर्स्ट किया, वही मड़ के 151 किया। जेम्स विंस अगेन 30, नीचे से विदरली, देखो टॉप ऑर्डर से दो बैटर नहीं चले और इधर से विदरली का थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस आ गया और जेम्स फुलर नीचे से 39 करके गए थे, पावर हिटिंग किए थे थोड़ा बहुत, ठीक है। बॉलिंग फर्स्ट करते हुए गस एटकिंसन एंड जेमी ओवर्टन दो दो विकेट निकाले थे। बॉलिंग फर्स्ट में गस एटकिंसन का इंपॉर्टेंस आप देख ही सकते हैं, ठीक है। अब सरडे जब चेस करने आया, टॉप ऑर्डर से जेमी स्मिथ 25 किए थे, लॉरी बर्न्स का 29, नीचे से कैरन पोलार्ड 34 किए थे। लॉरी बर्न्स तब नीचे खेलते थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्रिस वुड देखो बॉलिंग सेकंड करते हुए बंदा फ्लॉप हो गया। लैम डॉसन 2 विकेट, फुलर का 2 विकेट, मेसन क्रेन का 2 विकेट। तो स्पिनर सेकेंड इनिंग में गेम में आए हैं। अब ये 2021 का और एक हिट टू हिट मैच, और ये मैं लास्ट दिखा रहा हूँ हिट टू हिट मैच, इसके बाद हम वेन्यू स्टैट पे जाएंगे। जहां पे साउथहैम्पटन में मैच हुआ, सरडे ने बैटिंग फर्स्ट किया, 146 किया। जो रेंज था ना टारगेट चेस करने का, वो दायरे के अंदर था। 147 चेस होता है यहाँ पे, बट हैम्पशायर ने पता नहीं कैसे बैट किया, 126 तक जा पाए 8 विकेट के नुकसान पे। बैटिंग फर्स्ट करते हुए सरडे की तरफ से जेमी स्मिथ 59 किए थे, तब जेमी स्मिथ टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते थे, आज शायद मौका ना मिले, ठीक है। विल जैक्स 28 किए थे, नीचे से ओली पॉप का 23 था। बॉलिंग फर्स्ट करते हुए अगेन क्रिस वुड का 1 विकेट। स्कॉट करी जो अभी इस साल फिलहाल के लिए इस मैच के लिए इस फ्रेंचाइजी का पार्ट नहीं है, उनको लोन पे कोई और लेके गए हैं, ठीक है, नहीं तो ये खेलते इस मैच में। ब्रैड विल तो स्कॉटलैंड के पास चले गए हैं क्योंकि T20 वर्ल्ड कप है, अभी तो फ्रेंचाइज क्रिकेट ये नहीं खेलेंगे, ठीक है। मेसन क्रेन का 1 विकेट था और सेकेंड इनिंग में जब हैम्पशायर चेस करने आया, जेम्स विंस नहीं चले, यहाँ पे विदरली नहीं चले। ये दोनों का चलना ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इनके लिए, और मैकडॉर्मेट तो इस मैच में खेले ही नहीं थे। बाकी बॉलिंग की तरफ से देखेंगे सरडे का, तो 3 विकेट निकाला था कौन? एटकिंसन। ये एटकिंसन को ये फ्रेंचाइजी ना बहुत मतलब रास आता है सामने जब हैम्पशायर होता है। गैस एटकिंसन का परफॉर्मेंस अलग ही निखर के आता है। जेमी ओवर्टन आज है नहीं, बाकी ये दोनों बॉलर भी आज है नहीं, ठीक है। अब साउथहैम्पटन में आज तक जितने भी T20 मैचेस खेले गए हैं ना, मैं T20 इंटरनेशनल मैचेस के बारे में बात नहीं कर रहा, डोमेस्टिक लीग क्रिकेट उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ओवरऑल 61% मैचेस बैटिंग फर्स्ट करने वाला टीम जीता है, 35% मैचेस बैटिंग सेकंड करने वाला टीम जीता है, जैसे कि आप देख सकते हो। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं, कौन से टाइप के बॉलर का यहाँ पे एवरेज कम है, क्योंकि जिसका एवरेज जितना कम है वो ज़्यादा सक्सेसफुल बॉलर रहा है इस वेन्यू पे। जैसे कि आप देख सकते हैं, फास्ट बॉलर का एवरेज सिर्फ 18 का है या फिर उससे भी नीचे 17 वगैरह आप मान लीजिए, ठीक है। तो फास्ट बॉलर्स इस वेन्यू पे बहुत इफेक्टिव रहते हैं। उसके बाद लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, एग्जाम्पल के तौर पे लैम डॉसन, बार बार उनका नाम आया है, तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर इस वेन्यू पे काफ़ी इफेक्टिव रहते हैं। उसके बाद ऑलमोस्ट 25 के एवरेज के साथ लेग ब्रेक बॉलर मतलब लेग स्पिनर्स गेम में आते हैं, फिर बाकी सारे बॉलर्स, ठीक है। अच्छा, हाईएस्ट रन स्कोरर्स जब साउथहैम्पटन में T20 मैचेस खेले जाते हैं, देखिए जेम्स विंस, मैं आपको बता रहा था कि विंस का इस वेन्यू पे नंबर्स बहुत अच्छे हैं, इस वेन्यू पे इनका परफॉर्मेंस करना बहुत रास आता है। विंस का 36 का एवरेज है, 135 का स्ट्राइक रेट है, हाईएस्ट रन स्कोरर इस वेन्यू पे। कहाँ पे? 2200, और यहाँ पे कहाँ पे सेकंड हाईएस्ट देखो, जे विदरली, ये भी इनके टीम का हिस्सा है, बहुत इंटीग्रल पार्ट है, 623। तो जेम्स विंस इस वेन्यू पे आउट एंड आउट डोमिनेट करते हैं। हाँ, ज़्यादा मैचेस खेले हैं इसीलिए ज़्यादा रन से, डेफिनेटली एवरेज 36 का है जेम्स विंस का, तो विदरली का भी 31 का एवरेज है, ठीक है। बाकी यहाँ पे फुलर भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर देते हैं, बैटिंग से 20 का एवरेज है, 438 रन्स है। लैम डॉसन 390 रन्स और यहाँ पे 16 का एवरेज, ऑलमोस्ट 17 का आप मान लीजिए। टॉम प्रेस्ट आज है नहीं। सेकंड पेज पे चलते हैं, बेन मैकडॉर्मेट, देखिए 24 का एवरेज है इस वेन्यू पे, 14 इनिंग में बैटिंग किए हैं, 312 रन, 135 का स्ट्राइक रेट। डैन लॉरेंस आज खेलेंगे और अगर ये बॉलिंग करते हैं बहुत खतरनाक CVC ऑप्शन हो जाएंगे, क्योंकि इस वेन्यू पे नंबर्स बहुत अच्छे हैं विद द बैट। 7 इनिंग में 294 रन, 58 का एवरेज है इस वेन्यू पे। लॉरी इवांस भी 8 इनिंग में 290 रन और 58 का एवरेज तो इनका भी है इस वेन्यू पे। तो बहुत इंटीग्रल पार्ट है जब भी इस वेन्यू पे परफॉर्मेंस करने का बारी आता है डैन लॉरेंस और लॉरी इवांस का, क्योंकि अगर सरडे को जीतना है इन दोनों का चलना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा, हाईएस्ट विकेट टेकर इस वेन्यू पे चेकआउट करेंगे तो आपको दिख जाएगा सबसे ऊपर क्रिस वुड का नाम। सबसे हाईएस्ट विकेट निकाले हैं इस वेन्यू पे। 52 इनिंग में 54 विकेट्स, 20 का स्ट्राइक रेट है। लैम डॉसन देखो, दोनों ही हैम्पशायर से बिलोंग करते हैं। 41 इनिंग में 50 विकेट्स, 18 का स्ट्राइक रेट। बताओ। मेसन क्रेन 32 इनिंग में 36 विकेट, 19 का स्ट्राइक रेट। दोनों स्पिनर आपको टॉप 3 में दिख रहे हैं। सेकेंड इनिंग के अंदर ये ज़्यादा इफेक्टिव हुए हैं, ठीक है। बाकी फुलर का नाम है, 21 इनिंग में 27 विकेट, 14 का स्ट्राइक रेट। डिपेंड करेगा आज फुलर कितने ओवर डालते हैं, वो तो प्लेइंग 11 देखने के बाद ही पता चलेगा। बाकी नेथन एलिस, ब्रैड विल अभी तो है नहीं, ठीक है। अच्छा, जब मैं सेकेंड पेज पे आया तो यहाँ पे एक नाम मुझे दिखा जो आज खेल सकता है, जॉन टर्नर। इस वेन्यू पे 5 इनिंग में बॉलिंग किए हैं, 10 विकेट निकाले हैं, खतरनाक स्ट्राइक रेट 10 का, मतलब हर 10 बॉल ये फेंकने के बाद 1 विकेट निकाल लेते हैं जब भी साउथहैम्पटन के अंदर बॉलिंग करते हैं। तो टर्नर अगर खेलेंगे डेफिनेटली डिफरेंशियल प्लेयर के तौर पे आप ट्राई कीजिएगा, जो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये क्या है? ये है रियल 11 एप्लीकेशन। यहाँ पे हम और हमारे ज्ञानी फैमिली के मेंबर्स आराम से इन्वेस्ट करते हैं, डिफरेंट फैंटेसी फॉर्मेट में इन्वेस्ट करते हैं। नॉर्मल फैंटेसी 11 प्लेयर का टीम बना लो, डेडलाइन के पहले कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लो, उसके बाद कुछ ना कर पाओ, वो तो हर एप्लीकेशन आपको दे देगा। बट यहाँ पे ओपिनियन फैंटेसी भी आपको मिल जाता है, प्लेयर एक्सचेंज फैंटेसी भी आपको मिल जाता है। ओपिनियन फैंटेसी में क्या है, हर एक मैच जो यहाँ पे चल रहा है ना, जैसे कि हैम्पशायर वर्सेस सरे वाला मैच ले लीजिए, यहाँ पे आपसे ओपिनियन पूछा जाएगा। आपको क्या लगता है हैम्पशायर का ये मैच जीतेगा? अगर आपको लग रहा है येस, तो येस पे क्लिक कीजिए एंड उसके बेसिस पे आप इन्वेस्ट कीजिए अपने ओपिनियन के ऊपर। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हैम्पशायर नहीं जीतेगा भाई, सरे जीतेगा, तो नो पे क्लिक करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको दिखेगा यहाँ पे प्लेयर एक्सचेंज। यहाँ पे इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान का मैच है। आज क्या लग रहा है आपको, मोइन अली 48 पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट्स देंगे क्या, या फिर कम पॉइंट्स देंगे? अगर आपको लग रहा है नहीं ज़्यादा पॉइंट्स देंगे, तो ट्रेड कर दीजिए उनके ऊपर, मतलब एक प्लेयर के ऊपर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कि हाँ ये बंदा आज चलेगा, ठीक है। आपको 11 प्लेयर का सोचने का ज़रूरत नहीं है। ये है रियल 11 एप्लीकेशन, जहाँ पे अलग अलग फैंटेसी फॉर्मेट आपको देखने को मिलता है। सेकेंड इनिंग फैंटेसी भी होता है, जब फर्स्ट इनिंग खत्म हो जाता है ना, सिर्फ सेकेंड इनिंग के बेसिस पे आप टीम बनाओ। सेकेंड इनिंग में जो टीम बॉलिंग कर रहा है उनके बॉलर्स लो, जो टीम बैटिंग करने आएगा उसके बैटर लो, एंड इवेंचुअली आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लो टीम बना के, एंड आप जीत जाओगे। दोस्तों यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अब तक हमने जो सीखा पिच के रिगार्डिंग, वेन्यू स्टैट्स देखा, एंड वेन्यू पे कौन से प्लेयर्स अच्छे करते हैं वो भी देखा, एंड हेड टू हेड मैचेस भी देखे, ठीक है। अब विकेट कीपिंग सेक्शन में बेन मैकडॉर्मेट से बेहतरीन ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं। जेमी स्मिथ नीचे बैटिंग करेंगे मोस्टली, देख लेंगे टॉस के बाद। प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर तो आ ही जाएगा, फाइनल अपडेट टेलीग्राम पे आपको मिल ही जाएगा। तो बेन मैकडॉर्मेट को फिलहाल मैं ले रहा हूँ, ये सारे प्लेयर्स खेलेंगे नहीं, ठीक है। बैटिंग सेक्शन में जेसन रॉय को मैं फिलहाल नहीं ले रहा, मैं लूंगा जेम्स विंस को, डेफिनेटली इस वेन्यू पे हाईएस्ट रन स्कोरर। डैन लॉरेंस 58 का एवरेज है इस वेन्यू पे। अगर टॉप ऑर्डर कोलैप्स भी होता है, मतलब 2 विकेट जल्दी गिर जाता है, फिर डैन लॉरेंस नंबर 4 पे आके आराम से बैटिंग कर सकते हैं। प्लस ये पार्ट टाइम आपको राइट आर्म ऑफ स्पिन भी डाल सकते हैं, ठीक है। लॉरी इवांस थोड़ा सा ज़्यादा ही नीचे बैटिंग करते हैं, इनको मैं फिलहाल नहीं लूंगा, बट ओली पोप को ज़रूर से रखूंगा। नंबर 3 पे बैटिंग करेंगे सडे की तरफ से, एंड बहुत अच्छे रिदम में भी है, ठीक है। निक गविंस, अगर ये बंदा ओपनिंग करता है मेरे टीम में डेफिनेटली होगा, ठीक है। बाकी फिलहाल मुझे लग रहा है ये नीचे बैटिंग करेंगे, क्योंकि अली और ओपनिंग करने चाहिए। देखते हैं, टॉस के बाद पता चलेगा। जे वेदरली बैटिंग फर्स्ट स्पेशल मैं हमेशा बोलता हूँ, पिछले 2-3 साल से जब भी मैंने वीडियो बनाया है हैम्पशायर के ऊपर, मैंने जो वेदरली को हमेशा बैटिंग फर्स्ट स्पेशल बोला है। बैटिंग सेकंड में भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं कर सकते, अगर 2-3 विकेट जल्दी गिर गया नंबर 5 पे आके, ये आराम सुकून से बैटिंग कर सकते हैं। इनको थोड़ा सा समय लगता है, ये आते ही मार धाड़ नहीं कर सकते, ये बात आपको समझ के चलना है। फिर नीचे से रॉडी बर्न्स आपको दिख जाएंगे। अगेन एक ऐसे प्लेयर जो रिसेंटली 4 दिन के मैचेस में, काउंटी के मैचेस में बहुत ही घमासान परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं। डिफरेंशियल प्लेयर के तौर पे आप ट्राई कर सकते हैं। टॉबी एल्बर्ट एक जनरली नंबर 3 तक बैटिंग करते हैं, बट शायद इस मैच में इनको कॉम्पेंसेट करना पड़ सकता है और थोड़ा सा नीचे बैटिंग करना पड़ सकता है, देख लेंगे टॉस के बाद। नीचे से अली और है, कंसिस्टेंट नहीं है, यही दिक्कत है इनके साथ, बहुत ही ज़्यादा अटैकिंग खेलने जाते हैं और कभी कभी उसके वजह से ना शुरुआत में जो बॉल सीम एंड स्विंग होता है आउट हो जाते हैं जल्दी। ऑलराउंडर सेक्शन में आते हैं। सीन अबाउट बैटिंग प्लस बॉलिंग, डेथ ओवर्स में बॉलिंग करेंगे। सैम करन है नहीं, विल जैक्स है नहीं, जॉर्डन है नहीं, टॉम करन को लेंगे। देखते हैं, बीबीएल के बाद थोड़ा सा इंजर्ड हो गए थे,
आरसीबी में मौका नहीं मिला एक भी मैच के लिए, तो यहाँ पे शायद बेहतर करने का कोशिश करेंगे। और कितने क्वालिटी प्लेयर है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लैम डॉसन बॉलिंग सेकंड स्पेशल, बट बैटिंग से भी ये काम करके दे सकते हैं क्योंकि रिसेंटली विद द बैट बहुत खतरनाक परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं। नीचे से जॉर्डन क्लार्क, कैमरन स्टील खेलेंगे नहीं। माइकल नेसर एंड बेनी हावल को ऑटोमेटिकली हम अपने टीम में ले लेंगे। बेनी हावल को ना थोड़ा सा छोड़ सकते हो, क्यों? क्योंकि इनका फॉर्म बहुत अच्छा नहीं चल रहा। रिसेंटली सेकंड 11 जैसे वीक प्लेयर्स के सामने खेले हैं, और बेनी हावल जिस कैलिबर का प्लेयर है ना, इनको तो 3-3, 4-4, 5-5 विकेट लेके आना चाहिए था हर एक मैच में, बट अनफॉर्चुनेटली ये 0 विकेट, 1 विकेट, एक बार 4 विकेट निकाले थे, नहीं तो बहुत कोई खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हैं। बैटिंग भी बहुत नीचे करते हैं, थोड़ा सा छोड़ के आप रिस्क ले सकते हैं और उनकी जगह फुलर को ट्राई कर सकते हैं। फुलर इस वेन्यू पे भी नंबर्स ठीक ही रखते हैं, 21 इनिंग में 27 विकेट है, ध्यान दीजिएगा, वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर्स इस वेन्यू के अंदर। तो बेनी हावल या फुलर के बीच में से एक को ले लीजिएगा। अब बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं। डैनियल वॉर्डल, जिस तरीके का रीसेंट फॉर्म इस बंदे का है, अगर सर्रे को जीतना है ना, इनको शुरुआत में 2-3 विकेट लेना बनता ही है, ठीक है। और ये विकेट्स निकालेंगे तो शुरुआत में ही निकालेंगे पावर प्ले के अंदर, जैसे ट्रेंट बोल्ट कर रहे थे राजस्थान रॉयल्स के लिए, ऑलमोस्ट वही काम। इनका डेथ में बहुत ज़्यादा काम नहीं है, पीछे के ओवर्स में जाके इनको मार ही पड़ता है, ठीक है। और गस एटकिंसन मेरे लास्ट प्लेयर होंगे फिलहाल के लिए। सर्रे की तरफ से ये 2 ही बॉलर में ले पा रहा हूँ। यहाँ पे क्रिस वुड अगर बॉलिंग फर्स्ट हुआ हैम्पशायर तो मैं एडजस्ट करूँगा अपने टीम के अंदर, शायद मैं एक्स्ट्रा एक बैटर छोड़ दूँ, 1 या 2 बैटर के साथ जाऊँ, और क्रिस वुड को, टर्नर को मैं अपने टीम में कॉम्पेंसेट करूँगा, डिपेंडिंग के कौन खेल रहा है और कौन टॉस जीता है, कौन बॉलिंग फर्स्ट कर रहा है, कौन बैटिंग फर्स्ट कर रहा है। फिलहाल मेरा टीम कुछ ये बन रहा है जहाँ पे कैप्टनशिप में दे दूंगा टॉम करन को फिलहाल के लिए, और वाइस कैप्टन यहाँ पे दे दूंगा माइकल नेजार को, ठीक है। आप सीन अबाउट को भी ट्राई कर सकते हो। विंस एक बहुत अच्छे ऑप्शन है क्योंकि इस वेन्यू पे नंबर अच्छे हैं, काफ़ी कंसिस्टेंटली खेलते हैं इस वेन्यू पे दोनों ही इनिंग के अंदर, ठीक है। ग्रैंड लीग में अब अटकिंसन को सीवीसी ट्राई ज़रूर करो। अगर बॉलिंग फर्स्ट हुआ हैम्पशायर का, आप क्रिस वुड, टर्नर को ज़रूर से ट्राई करोगे, और उनको अगर आप ट्राई कर रहे हो, टर्नर को ज़रूर से सीवीसी ट्राई करना। ये बंदा बहुत डिस्ट्रक्टिव बॉलर है, 10 का स्ट्राइक रेट है इस वेन्यू पे, मजाक का बात नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा कॉम्बिनेशन है। फाइनल कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड रियल 11 एप्लीकेशन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहाँ पे 1.5 करोड़ का गिव अवे आने वाला है T20 वर्ल्ड कप एंड वाइटलिटी ब्लास्ट मिला के, ठीक है।